प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शाहजहाँ के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार के बारे में। शाहजहाँ के द्वारा जो साम्राज्य उसे अपने पिता और दादा के द्वारा प्राप्त हुआ था, काफ़ी विस्तृत हो चुका था, लेकिन अभी भी दक्षिण, मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में विजय के लिए कुछ राज्य विद्यमान थे। तो ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों की नीति को आगे बढ़ाते हुए शाहजहाँ ने भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करने का निश्चय किया। अकबर और जहांगीर के समय में भी दक्षिण को जीतने के प्रयास किए गए थे और दक्षिण विजय मुगलों की साम्राज्यवादी नीति का ही एक अंग था। चूंकि शाहजहाँ भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था, और इसके अलावा शाहजहाँ के द्वारा साम्राज्य के दक्षिण राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई, उसके पीछे 3 कारण थे विद्यार्थियों। पहला यह कि वह स्वयं कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा दक्षिण के में जो रियासतें थी उस समय वो शिया रियासतें थी और उनको जो है समृद्ध होते हुए, उनको विकसित होते हुए वो नहीं देख सकता था। दूसरा कारण था कि दक्षिण के राज्य मुगल साम्राज्य के राज्यद्रोहियों को बहुधा अपने यहाँ सहायता और शरण देते रहते थे। यानी उत्तर में मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह करता था तो ये वो विद्रोही यहाँ आकर दक्षिण में छिप जाते थे, शरण ले लेते थे। तो ऐसी स्थिति में मुगल सम्राट उनसे नाराज था। तीसरा कारण ये था कि मराठे इन राज्यों से मदद लेकर मुगल प्रदेशों पर छापामारी करते थे। अतः मुगल राज्य के हित में यही था कि इन राज्यों को अपने अधीन किया जाए। विद्यार्थियों, इस समय दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य थे। उनमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतें शामिल हैं। तो सबसे पहले उसने जो है अहमदनगर के खिलाफ सैनिक अभियान किया और शाहजहाँ की गद्दी पर जो बैठने से पहले दक्षिण के सूबेदार खान जहाँ ने बालाघाट का प्रदेश अहमदनगर को सौंप दिया था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह करके अहमदनगर में शरण प्राप्त की थी। तभी 1629 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना को शाहजहाँ ने दक्षिण भेजा और स्वयं बुरहानपुर पहुंच गया। उसी अवसर पर निजाम शाह ने फतेह खां को राज्य का वजीर बना दिया। निजाम शाह जो है अहमदनगर का सुल्तान था और फतेह खां जो है दुर्बल बुद्धि का स्वार्थी व्यक्ति था और वह दोहरी नीति अपना रहा था। कभी मुगलों से बात कर रहा था, कभी बीजापुर और गोलकुंडा से मित्रता करने की कोशिश कर रहा था। और उसने जो सुल्तान था निजाम शाह, उसकी भी हत्या करवा दी और एक 10 वर्षीय बालक मुर्तजा को गद्दी पर बिठाकर राज्य की शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्योंकि शाहजहाँ फतेह खां पर विश्वास नहीं करता था विद्यार्थियों, तो उसने मुगल सेना को दौलताबाद पर आक्रमण करने के आदेश दिए। इससे डरकर फतेह खां ने शाहजहाँ को बहुमूल्य उपहार भेजे तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहाँ इससे संतुष्ट हो गया और दक्षिण का दायित्व उसने अपने अधिकारियों को सौंपकर स्वयं 1632 ईस्वी में उत्तर यानी राजधानी वापस लौट गया। अब लेकिन जो है अभी अहमदनगर की विजय पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि 1633 ईस्वी में महाबत खां जब दक्षिण आया तो फतेह खां की दोहरी नीति से बहुत असंतुष्ट हुआ और उसने दौलताबाद का घेरा डाल दिया। 3.5 महीने के घेरे के बाद दौलताबाद के किले को जीत लिया गया। फतेह खां और अहमदनगर के अंतिम शासक हुसैन शाह को राजदरबार में भेज दिया गया और 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद विद्यार्थियों बात हम करेंगे गोलकुंडा की। और गोलकुंडा जो है वो भी दक्षिण की एक रियासत थी और उसको भी जो है उसने जीतने का प्रयास किया गया शाहजहाँ के द्वारा और उसने अपनी सेना को गोलकुंडा के खिलाफ अभियान के लिए भेजा। और गोलकुंडा जो है उस समय दक्षिण की एक प्रमुख रियासत थी और साथ ही दक्षिण में जो है सत्ता प्रयास के जो प्रयास थे उसको जो है वो चुनौती भी गोलकुंडा दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ ने भी गोलकुंडा के खिलाफ अभियान किया और उस समय गोलकुंडा के शासक भी विद्यार्थियों शिया संप्रदाय को मानने वाले थे और उन्होंने मुगल बादशाह के आधिपत्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। 1626 ईस्वी में मोहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु हो गई थी और वहां पर 11 वर्ष की आयु का बालक अब्दुल्ला कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके समय में गोलकुंडा की स्थिति कमजोर हो गई और क्योंकि राज्य के विभिन्न सरदारों में एकता खत्म हो चुकी थी। शाहजहाँ ने इस दुर्बलता का लाभ उठाया
1631 ईस्वी में जब बीजापुर पर आक्रमण किया गया तब गोलकुंडा ने से भी वार्षिक कर मांगा गया, लेकिन गोलकुंडा ने धन देने से इनकार कर दिया और 1636 ईस्वी में मराठा और बीजापुर को संधि करने के लिए बाध्य करने के पश्चात गोलकुंडा पर भी दबाव डाला गया। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने डर कर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली, जिसके अनुसार पहले 4 खलीफाओं के नाम के अलावा शाहजहाँ के नाम को भी खुतबे में शामिल किया गया और सिक्कों में उसका नाम लिखा गया। दूसरा, गोलकुंडा ने मुगल साम्राज्य को स्वीकार कर लिया और 8 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया और उसने पिछले सालों में न दिए गए 32 लाख रुपए भी उसको देना स्वीकार किया। साथ ही उसने ये भी माना कि बीजापुर या मराठों के आक्रमण के अवसर पर मुगल गोलकुंडा की सहायता करेंगे और यदि सहायता नहीं कर सकेंगे तो जो हानि गोलकुंडा की होगी उसकी पूर्ति वे करेंगे। तो इस प्रकार जो है गोलकुंडा भी अप्रत्यक्ष रूप से 1636 तक मुगलों के अधिकार में आ गया। बाद में जो है औरंगजेब जो है दक्षिण का सूबेदार बना और उसने जो है गोलकुंडा के खिलाफ पुनः अभियान किया, क्योंकि औरंगजेब ने जो है बीजापुर गोलकुंडा दोनों को ही पूरी तरह अधीन करने का उसने प्रयास किया और गोलकुंडा चूंकि 1636 ईस्वी में की गई संधि की शर्तों को पालन नहीं कर रहा था, इसलिए औरंगजेब ने भी एक सुअवसर इसको समझा और गोलकुंडा की जो है संपत्ति प्राप्त करने का उसने प्रयास किया और 1656 ईस्वी में गोलकुंडा से संधि हुई वापस और कुतुब शाह ने अपनी एक पुत्री की शादी शहजादा मोहम्मद से कर दी और 10 लाख रुपए दहेज में दिया और 16 लाख रुपए युद्ध का जुर्माना भी उसने दिया। तो इस प्रकार मुगल आधिपत्य जो है एक तरीके से गोलकुंडा ने पुनः स्वीकार किया। इसके बाद हम बात करेंगे बीजापुर की। तो दक्षिण की जो एक अन्य प्रमुख रियासत थी वह थी बीजापुर और वहाँ का जो सुल्तान इस समय था वह था मोहम्मद आदिल शाह और वह भी मुगल साम्राज्य का विरोधी था। अतः 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने आसफ खां को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन उसके असफल होने पर उसने महाबत खां को वापस वहाँ पर भेजा, लेकिन फिर भी मुगल सेना को सफलता नहीं मिली। तब शाहजहाँ ने बीजापुर पर 3 तरफ से आक्रमण करने के आदेश दिए। इससे विवश होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1636 ईस्वी में शाहजहाँ से संधि कर ली और संधि के अंतर्गत उसने मुगल दास्ता स्वीकार की और 20 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इस संदर्भ में प्रोफेसर यदुनाथ सरकार का कहना है कि शाहजहाँ के प्रयासों से ही दक्षिण भारत में पिछले 40 वर्षों से संघर्ष के उपरांत शांति स्थापित हो सकी और इसके बाद दक्षिण के राज्यों को अपने अधीनस्थ करके शाहजहाँ ने वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार जो विद्यार्थी 2 बार नियुक्त हुआ, 1636 से 44 तक और 1653 से 57 ईस्वी। और जब शाहजहाँ के जीवित रहते हुए उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उस समय औरंगजेब जो है दक्षिण का सूबेदार ही था। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करेंगे जो शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति है उसके बारे में। तो शाहजहाँ ने जो है अब बल्ख और बदख्शां को भी जीतने का निश्चय किया और यद्यपि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं कि इन प्रदेशों के लोगों में मुगल सम्राट के खिलाफ विरोध की भावना नहीं थी। शाहजहाँ का उद्देश्य उन्हें अपने अधीन करके अपनी विजय की आकांक्षा को शांत करना था, लेकिन शाहजहाँ की जो ये अविवेकपूर्ण नीति थी, यानी अपने जो विद्रोही नहीं है उनके खिलाफ युद्ध करने की, तो उससे जो है उसको जनधन की भारी हानि हुई और मध्य एशिया में पहला अभियान 1646 ईस्वी में किया गया, जब शाहजहाँ के आदेश पर शहजादा मुराद ने 1646 में बदख्शां तथा बल्ख पर आक्रमण करके सुगमता पूर्वक अधिकार कर लिया और उसने लूट का काफ़ी माल मिला, लेकिन बाद में वहाँ की प्रतिकूल जलवायु से परेशान होकर वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ भारत लौट आया। उसके बाद वापस अभियान किए गए, लेकिन वो सब जो भी लोग गए वो वहाँ के जलवायु को देखते हुए वापस दिल्ली आ गए। और इसके अलावा जो काफ़ी विनाश इस दौरान इनका हुआ, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी हुई और वहाँ की जो कबाइलियाँ जो जातियाँ थीं उन्होंने उनको जो है आक्रमण किया और परिणाम थे मुगल सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचा
और शाहजहाँ की जो मध्य एशियाई नीति है विद्यार्थियों, वो काफ़ी अविवेकपूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण थी, क्योंकि उसका पहला कारण तो ये था कि हिंदू कुश के दुर्गम मार्ग से मुगल सेना को मध्य एशिया भेजा गया, जो एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। दूसरा, मध्य एशिया एक अनुपजाऊ प्रदेश था जहाँ से मुगलों को आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता था, अतः मुगल फौजों में भी आक्रमण के लिए कोई उत्साह नहीं था। तीसरा, शाहजहाँ को इस अभियान में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि विजित प्रदेशों से सिर्फ 22.5 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। तो एक आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। चौथा, मुगलों की विजय अस्थायी थी, उन्हें 1 इंच भी भूमि नहीं मिली और न ही वे अपने किसी हितैषी को बुखारा का शासक बना सके। अगला है कि बुखारा के शासक तथा उसके राजदूतों को व्यर्थ में काफी धन देना पड़ा। इसके अलावा इस असफलता से मुगलों के सम्मान को भी धक्का पहुंचा तथा उनकी सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। इससे प्रोत्साहित होकर ईरानियों ने कंधार पर आक्रमण किया। विद्यार्थियों, तो ये मध्य एशियाई नीति रही शाहजहाँ की। इसके बाद में हम बात करते हैं शाहजहाँ की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की। शाहजहाँ की जो उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति है, उसका मुख्य उद्देश्य सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश कंधार पर अधिकार करना था, किंतु 1649 ईस्वी में ईरानियों ने इसे छीन लिया। इसके बाद इस पर विजय प्राप्त करने हेतु शाहजहाँ ने 3 असफल प्रयास किए। पहला अभियान कंधार पर 1638 ईस्वी में किया गया और वहाँ पर जो है उस अभियान के समय में चूँकि ईरान के सूबेदार अली मर्दान खां व ईरान के शासक में मतभेद हो गया था और अली मर्दान खां ने मुगलों को कंधार विजय के लिए प्रोत्साहित किया और 1638 ईस्वी में उसने मुगलों को दुर्ग पर अधिकार करने दिया। इसके बाद ईरानियों ने 1649 ईस्वी में कंधार पर जो है पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि वो मध्य एशिया में मुगलों की असफलता से जो है काफ़ी प्रोत्साहित हो चुके थे। और जेएन सरकार कहते हैं कि कंधार के पतन के लिए केवल शाहजहाँ और उसके परामर्शदाता ही उत्तरदायी थे, क्योंकि वे न तो शत्रु की शक्ति का ठीक अनुमान लगा सके और न ही समय पर ईरानियों के खिलाफ अभियान कर सके। और कंधार के खिलाफ या उस पर अभियान के लिए 3 असफल अभियान किए गए और उन तीनों ही अभियानों में मुगल सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और शाहजहाँ की जो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति थी उसमें भी बहुत दोष थे, जैसे कि और चूंकि इस साम्राज्य की जनधन को बहुत नुकसान इससे पहुंचा। वी स्मिथ लिखते हैं कि कंधार के अंतिम 3 घेरों पर मुगल सरकार के 12 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि साम्राज्य की कुल वार्षिक आय 22 करोड़ रुपए से अधिक नहीं थी। और बार बार असफल होने से मुगलों की सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई थी और उनके सम्मान को भी बहुत धक्का पहुंचा था। इससे प्रोत्साहित होकर ही 18वीं सदी में ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और काफ़ी लूटमार उसने बचाई और साथ ही मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि शाहजहाँ ने जो साम्राज्य विस्तार का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सफलताएं इसमें हासिल इस दौरान नहीं हुई और उसकी जो मध्य एशियाई और उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रति जो नीतियाँ रहीं, उसकी वजह से साम्राज्य की प्रतिष्ठा को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी मुगल साम्राज्य को हुआ। इसके बाद जो है सितंबर 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। परिणाम से उसने झरोका दर्शन देना और दरबार में जाना ही बंद कर दिया। इससे राज्य में जो है कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई और बादशाह की मृत्यु के बाद जो संघर्ष होता है उसकी संभावना पहले से ही हो गई और उसके जो 4 पुत्र थे उन्होंने आपस में उत्तराधिकार का युद्ध किया। अनेक युद्ध इस क्षेत्र में हुए, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, दौराई का युद्ध वगैरह। और अंततः जो है इन युद्धों में निर्णायक रूप से औरंगजेब जो है विजयी हुआ और उसने जो है शाहजहाँ के जीवित रहते ही मुगल सम्राट का पद ग्रहण कर लिया। तो ये साम्राज्य के बारे में हमने देखा कि शाहजहाँ के शासनकाल में, और साथ ही शाहजहाँ जो है उसका शासनकाल के बारे में बहुत सी बार ये कहा जाता है कि शाहजहाँ का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल था। तो वो क्यों, किस प्रकार था और अगर नहीं था तो वो कैसे नहीं था। तो शाहजहाँ के शासनकाल में खासतौर पर सांस्कृतिक दृष्टि से तो स्वर्णकाल माना ही जा सकता है, क्योंकि उसके समय में स्थापत्य कला और का बहुत ज़्यादा विकास हुआ
और उसने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला और कश्मीर में जो है बड़े बड़े जो है बागानों का निर्माण किया और बहुत सारे स्मारक जो है उसके द्वारा बनाए गए जो वर्तमान में भी मौजूद है। और जो उसका ताजमहल जो है उसे तो विश्व की सुंदरतम इमारतों में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल की बहुत सारी उपलब्धियाँ रही, लेकिन उसके शासनकाल में कुछ कमियां भी रही, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। धन्यवाद।